नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित, लेकर आया हूं आप लोगों के लिए 1 सितंबर थर्ड शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप डी का पेपर, जो कि हूबहू है। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो हम आपको बता दें कि जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति होती है वो निहित होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी कि ये अनुच्छेद नंबर 53 में कहा भी गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका मतलब कि औपचारिक तरीके से जो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो एक्चुअल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से जो मतलब कि उसका प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि सारे काम जो करता है वो प्रधानमंत्री ही करता है राष्ट्रपति के निर्देशों से। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि मिताली राज किस खेल से संबंधित है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें जो मिताली राज जी हैं वो भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान रही हैं। क्या? भारतीय महिला की क्रिकेट कप्तान रही हैं। सो हम फ्रेंड्स आपको बता दें जो मिताली राज हैं अपने करियर की जो शुरुआत करती हैं वो 2001 में आयरलैंड के खिलाफ वनडे में की थी। उन्होंने अपना शुरुआत क्या की थी? आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच में की थी। हम आपको ये भी बता दें कि वो अपने पहले ही मैच में, यानी कि आयरलैंड में जो खेली थी वो अपने पहले ही मैच में शतक बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। और आपको ये भी बता दें कि वे टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाली सबसे पहली महिला हैं, मतलब एकमात्र पहली महिला हैं। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं वो क्या हैं? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। हम आपको एक बात और बता देते हैं कि देखिए जो मतलब कि पहले कल्याण मंत्रालय था। पहले कौन सा था? कल्याण मंत्रालय। पहले जो कल्याण मंत्रालय था, बाद में यानी कि 25 मई 1998 ईस्वी को उस कल्याण मंत्रालय का नाम बदल करके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कर दिया गया। क्या? कल्याण मंत्रालय का नाम बदल करके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कर दिया गया। सो फ्रेंड्स, जो सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं इसमें कौन है? वीरेंद्र कुमार हैं। कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि स्माइल योजना किससे संबंधित है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम में लगभग बहुत ही शिफ्टों में ये पूछा गया है, स्माइल योजना। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें जो स्माइल योजना है वो 12 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। क्यों लॉन्च किया जाता है? सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ये जो ट्रांसजेंडर जो समुदाय होता है, ट्रांसजेंडर समुदायों के नागरिकों के लिए स्माइल योजना को लॉन्च किया गया था। सो फ्रेंड्स, इसके पीछे क्या योजना है वो हम आपको बताते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो देश के जितने भी ट्रांसजेंडर नागरिक हैं उनका विकास करना, उनका डेवलपमेंट करना, जिससे कि वो सभी के लेवल में आ जाएं। और हम आपको ये भी बता दें कि इस योजना के माध्यम से ट्रांसजेंडर नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान की जाएगी। और वह स्वास्थ्य बीमा की जो राशि होगी वो 5 लाख तक रुपए की हो सकती है। 5 लाख रुपए तक हो सकती है, यानी कि होगी। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि FeSO4 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। यानी कि जो फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। सो फ्रेंड्स, हम इसका फेरस सल्फेट को हीट के साथ क्या करेंगे? रिएक्शन करवाएंगे। हम आपको चलते हैं लेकर उस फेरस सल्फेट के रिएक्शन पे, यानी कि फेरस सल्फेट को अगर गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? फेरिक ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, इसमें ये डिकम्पोज हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। तो ये जो मतलब की रिएक्शन है वो क्या है? वो आपका अपघटन का है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एक एग्जाम्पल भी है। देखिए क्या है यहाँ पे क्या है? FeSO4 है, यानी कि ये क्या है? आपका फेरस सल्फेट है। इसको हीट किया जाता है तो बनता क्या है? फेरिक ऑक्साइड है। Fe2O3 है, यानी कि ये फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये सल्फर ट्राईऑक्साइड है। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग जान गए होंगे, यानी कि फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 को गर्म किया जाएगा, यानी हीट किया जाएगा तो क्या क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनेगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि चौरी चौरा घटना कब हुआ था। तो चौरी चौरा घटना के क्रम को हम पूरी तरीके से बताते हैं आपको कि जो चौरी चौरा है पहले कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। पहले क्या था? पहले तो इतना जनसंख्या पॉपुलेशन था नहीं, तो उस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में क्या था? एक कस्बा था। लेकिन आज के समय में, वर्तमान यानी करेंट टाइम में देखेंगे
तो वो क्या है, वर्तमान में तहसील है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि वहाँ पर 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के पुलिस चौकी को ही आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा ही जलकर मर गए। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, यहाँ जो उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी सरकार है, उनका ये नाम, जैसे कि क्या आप देखे होंगे काकोरी ट्रेन डकैती है, तो उस डकैती या कांड शब्द को योगी सरकार ने पूरी तरीके से हटा दिया। और जैसे चौरी चौरा कांड था, तो ये कांड नहीं, इस नाम को भी मतलब कि क्या कर दिया, मोदी मतलब योगी जी ने हटा दिया। सो फ्रेंड्स, हम आपको ये बता दें, अब क्या हो गया, अब योगी सरकार ने काकोरी ट्रेन लूट कांड को अब काकोरी ट्रेन एक्शन और चौरी चौरा जो कांड का नाम, उसे चौरी चौरा क्रांति के नाम देकर कितना गौरवान्वित कर दिया उस घटना को। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 2001 में भारत की कितनी भाषाएं थी। देखिए 2001 या फिर 2021 की बात किया जाए, क्योंकि ये 2021 की ही पूछ रहा है, तो 2021 में भारत की कितनी भाषाएं थी। तो आप जानते हैं कि 2000 मतलब कि जो पहले यानी कि जब संविधान बना था तो उसमें 14 ही भाषाएं थी। फिर संविधान का संशोधन करते करते धीरे धीरे उसमें टोटल 22 भाषाएं आ गई। उसमें टोटल कितनी हो गई, 22 भाषाएं आ गई, यानी कि 8वीं अनुसूची में जो है कि जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाएं कितनी हैं, वो 22 भाषाओं का उल्लेख है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, फिजिक्स का जो आजकल जो क्वेश्चंस हैं ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस है, लेकिन समझने वाली बात है, तो इसमें देख देगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, देखिए इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ का रूल ये है कि इससे हम लोग 3 चीज़ को बता सकते हैं। पहला चीज़ क्या बता सकते हैं, करंट का डायरेक्शन बता सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के वजह से जो फोर्स उस पर लगेगा वो उसका भी डायरेक्शन हम बता सकते हैं। तो इन तीनों का जो डायरेक्शन है हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पूरी तरीके से बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या है ये नियम, तो हम आपको बता दें। देखिए सबसे पहले क्या है कि आप अपना ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा हो गया, और ये जो आपका तर्जनी है, और ये जो आपका है आपका मध्यिका यानी कि मेन उंगली है, मेन उंगली आप लोग समझ लीजिए, ये हम चित्र बना रहे हैं। तो देखिए ये जो हो जाएगा यानी कि जो मध्यिका है ये आपका करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। किसका हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। और ये मतलब पहले हम आपको बता दें कि इस अपने हाथ के उंगली को इस प्रकार से सेट करिए, इस प्रकार से अरेंज करिए कि सबके बीच 90 डिग्री का एंगल बने, सबके बीच, सब मतलब एक दूसरे यानी कि तीनों उंगलियां हैं, तीनों उंगलियों के बीच इस तरीके से अरेंज करिए कि वो 90 डिग्री बने। और तो ये अगर करंट को दिखाएगा तो ये जो मतलब कि तर्जनी है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा। तो ये जो अंगूठा है आपका, वो फोर्स जो लग रहा है तो वो फोर्स के डायरेक्शन को दिखाएगा, फोर्स के डायरेक्शन को दिखाएगा। यही आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन है। भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन है, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं कि देखिए भारतीय जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित तो जरूर होती है, राष्ट्रपति में निहित जरूर होती है, लेकिन जो उसका वास्तविक जो कार्यपालिका होता है यानी कार्यपालिका को जो संचालन करता है वो करता है प्रधानमंत्री। सो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इसीलिए राष्ट्रपति नाम पत्र की कार्यपालिका है, मतलब केवल औपचारिक तरीके से मतलब कि उसके क्या है, प्रधान है, लेकिन जो प्रधानमंत्री है और उसका जो मंत्रिमंडल है वही वास्तविक कार्यपालिका का एक तरीके से प्रधान होता है, क्योंकि वही कार्य का संचालन करता है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि उष्णकटिबंधीय धारा का ताप क्या होता है, कि मतलब उष्णकटिबंधीय में जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है। तो देखिए जो होता है क्या, ये जो विषुवत रेखा होती है यानी कि 0 डिग्री वाला, वो विषुवत रेखा के इधर भी लगभग आपका और इधर भी मतलब लगभग 7 डिग्री तक, 7 डिग्री मतलब कि उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या फिर 15 डिग्री तक मान सकते हैं औसतन। ये जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, और उस समुद्र में जो धारा बहती है वो उष्णकटिबंधीय धारा होती है। सो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि ये पृथ्वी का जो सबसे गर्म क्षेत्र होता है, क्योंकि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण सूर्य की जो अधिकतम उष्मा होती है भूमध्य रेखा तथा उसके आसपास के इलाके पे केंद्रित होती है। यहाँ का जो औसतन तापमान होता है वो होती है 18 डिग्री सेल्सियस होती है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, किसका प्रकार है, देखिए आपको यही बताना है। तो जो हिमालय पर्वत है वो क्या है, वलीत पर्वत का एग्जाम्पल है। किसका है, वलीत पर्वत का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि चापचर कूट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें जो चापचर कूट त्योहार है वो मिजोरम राज्य की त्योहार है, और हम आपको बता दें ये मार्च महीने के दौरान जो झूम कृषि के सबसे कठिन कार्य के पूरा होने के बाद मनाया जाता है। इसका मतलब जो झूम खेती
खेती होती है उसमें अब क्या होता है, जंगलों को पहले जलाया जाता है, जंगलों को जला दिया जाता है, फिर जलाने के बाद उसको साफ किया जाता है, जो अवशेष बचे रहते हैं उसको साफ करके उसमें खेती की जाती है, यही झूम खेती होती है। और उसी के पूर्ण होने पर ये चापचरकूट त्यौहार मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर 1956 यानी कि 5 वर्ष का था। सो इसका उद्देश्य जो था वो खाद्य उत्पादन और इसका उद्देश्य जो था खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, इसीलिए कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। अगर आपसे पूछे कि मतलब कि पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी, तो कृषि को क्या दी गई थी? प्राथमिकता दी गई थी। अब हम बता दें आपको, इसीलिए कहा गया है कि इस जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक क्षेत्र को विकास करना था। हम आपको ये बता देते हैं कि देश में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी। उसके बाद क्या हुआ कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद नरेंद्र मोदी जी यानी कि मोदी जी ने नीति आयोग की गठन कर दिया। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि चुनाव आयोग किसका चुनाव का संचालन नहीं करता। चुनाव आयोग किसका चुनाव का संचालन नहीं करता? तो हम आपको बता दें, यहाँ पर लोकसभा का भी करता है, राज्यसभा का भी करता है और राष्ट्रपति के चुनाव का भी करता है। लेकिन जो स्थानीय निकाय होती हैं, स्थानीय निकाय का यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय निकाय का चुनाव आयोग संचालन नहीं करता। हम आपको बता दें स्थानीय निकाय का मतलब क्या होता है। स्थानीय निकाय का मतलब होता है स्थानीय स्वशासन, यानी कि जो गांव और कस्बे से या शहर, छोटे शहरों से रिलेटेड होती हैं। यानी कि अब ग्रामीण स्थानीय निकाय का मतलब होता है, देखिए ग्रामीण स्थानीय निकाय का मतलब होता है कि जो पंचायत होती है, और शहरी स्थानीय निकाय का मतलब होती है जो नगर निगम होती है। आप लोग समझ ही गए होंगे, यानी कि स्थानीय निकाय का संचालन नहीं करती उसके चुनाव का, और बाकी सभी का करती है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला ये प्रश्न है वो ये है, क्वेश्चन है हमारा जो मतलब कि न्यूमेरिकल का, वो ये है कि देखिए एक परिपथ में इलेक्ट्रिक गैजेट लगा है, यदि इसमें प्रतिरोध 10 ओम है और करंट 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर है तो 1 सेकंड में पूछ रहा है 1 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यानी कि हीट पूछ रही है। तो आप जानते हैं कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो सो फ्रेंड हम रख देंगे वैल्यू को, यानी कि आई कितना है, आई आपका 2 है यानी कि 2 का स्क्वायर, और आर कितना है यानी कि 10 है, और गुणे टाइम कितना है 1 सेकंड में पूछ रहा है। 2 दूनी 4, 4 दहा में 40 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 जूल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स फिजिक्स के ऐसे ही छोटे मोटे मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत हार्ड नहीं पूछे जा रहे हैं, बस इन्हीं छोटों क्वेश्चन पर बहुत ध्यान देना है आपको। सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और ऐसे अच्छे क्वेश्चन वो हूबहू जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो जल्दी से आप लोग उससे बेनिफिट पाएंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।